तो दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ एक ऐसी मूवी को जिसके अंदर एक ऐसा भयानक कल्ट है कि अगर उन्होंने जो कहा और आपने नहीं किया तो आपकी जान को भयानक खतरा हो सकता है। और हाल ही में मैंने डॉल सीरीज को एक्सप्लेन किया है जो कि एक इंडोनेशियन हॉरर मूवी सीरीज है। तो अगर आपने उसको नहीं देखा है तो जाकर देख लेना, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए अब बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। मूवी की शुरुआत में हम सैरा नाम की एक लड़की को देखते हैं जो कि अपने पेरेंट्स से अलग होकर अभी लॉस एंजलिस शिफ्ट हुई थी। सैरा फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट तो थी लेकिन थोड़ी सी अनस्टेबल थी। साथ ही साथ उसे एक न्यू फ्लैट भी चाहिए था किराए पर। वो फैशन डिजाइनर बनना चाहती थी लेकिन अपने डेली एक्सपेंसेस के लिए वो एक टेम्परेरी जॉब कर रही थी। उसे एलए में रहने के लिए एक अफोर्डेबल रेसिडेंस की भी जरूरत थी, तो उसने एक ऐसे ही पॉश इलाके में भी असीलो डेल मार नाम का एक सस्ता अपार्टमेंट ढूंढ लिया था। यानी कि उसको रहना तो पॉश इलाके में था लेकिन सस्तापन चाहिए था। अब जब सैरा उस बिल्डिंग के अंदर एंटर करती है तो उसका गेट खुद पे खुद खुल जाता है, यानी कि उसको इलेक्ट्रॉनिकली कंट्रोल किया जा रहा होगा। खैर अंदर वो सबसे पहले ब्रायन से मिलती है जो उसे अच्छे से वेलकम करता है और ब्रायन गेट के सिलसिले में उसको ये बताता है कि ये गेट अपने आप ही ओपन और क्लोज इसलिए होता है क्योंकि आखिरी टाइम यहाँ पर एक चोर एंटर कर गया था जिसकी वजह से उन्होंने सिक्योरिटी काफी बढ़ा दी है। फिर वो एक एडी नाम की लेडी से मिलती है और अंदर फ्लैट देखने चली जाती है। वहां उसे बहुत सारे लोग दिखते हैं जिन्हें देखकर वो फ्लैट लेने का मन बदल लेती है और वापस जाने लगती है। लेकिन तभी वहां का मैनेजर जेरी आता है और वो बताता है कि ये सारे लोग इसी अपार्टमेंट के लोग हैं, यानी कि ये इसको देखने नहीं आए हैं। और जेरी भी ये कहता है कि ये अपार्टमेंट तुम्हारे लिए बहुत ही अफोर्डेबल रहेगा और बेस्ट होगा और तुम यहीं पर रहो। बस एक एप्लीकेशन फॉर्म को भरना होगा और उसके बाद में जब अपार्टमेंट अलॉट हो जाएगा हम लोग तुमको कॉल कर देंगे, जो कि काफी ज्यादा अजीब था। इनफैक्ट जेरी ये भी कहता है कि अपार्टमेंट में कोई भी पेट्स अलाउड नहीं है और वहां पर सर्टेन सेट ऑफ रूल्स हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा वियर्ड था। तो सैरा यहाँ पर उससे झूठ बोल देती है कि उसके पास में कोई भी पेट नहीं है, जबकि उसके पास में एक पेट कैट होती है। खैर अगले दिन जब वो अपने ऑफिस में काम कर रही होती है तब उसे कॉल आता है रिगार्डिंग कि उसे असीलो डेल मार में एक 1 BR फ्लैट रहने के लिए मिल गया है, यानी कि 1 बेडरूम। फिर वो अपना सारा सामान लेकर अपने 1 BR फ्लैट में शिफ्ट करने चली जाती है। तभी उसको वहां पर ब्रायन मिलता है जो कि उसको बताता है कि आज शाम अपार्टमेंट के अंदर एक बारबेक्यू पार्टी होने वाली है और वो उसको उसके लिए इनवाइट करता है। और यहाँ पर हम नोटिस कर पाते हैं कि ब्रायन काफी हैंडसम होता है, तो सैरा उसकी तरफ काफी आकर्षित होने लगी थी। खैर फिर एडी सैरा को वहां पर सबसे मिलवाती है और सबको उससे इंट्रोडक्शन करवाती है। वहां पर एक लेस्टर नाम का आदमी भी था जो कि सैरा को स्टेयर कर रहा था और सैरा उससे अनकंफर्टेबल होती जा रही थी। अब लेस्टर का बिहेवियर ही नहीं बल्कि लुक्स भी वियर्ड थे। वो एक गॉगल्स पहनता था जिसका सिर्फ एक ही ग्लास टिंटेड था और दूसरा नॉर्मल यानी कि ट्रांसपेरेंट था। लेस्टर सैरा को एक किताब भी ऑफर करता है और कहता है कि इस किताब ने उसकी जिंदगी बदल दी, लेकिन सैरा उसको एक्सेप्ट नहीं करती और लेस्टर वहां से चला जाता है। फिर शाम को बारबेक्यू पार्टी होती है और सैरा देखती है कि वहां पर लोग एक दूसरे की कितनी हेल्प कर रहे थे और बहुत ही ज्यादा घुल मिलकर रह रहे थे, जो कि काफी अच्छा था। सैरा को ये चीज काफी बढ़िया लगती है कि उसे इतना केयरिंग नेबरहुड मिला है। फिर पार्टी खत्म होने पर सैरा ब्रायन के साथ में एडी को उसके रूम में ड्रॉप कर देती है और फिर अपने रूम में चली जाती है। अब उसको नींद की प्रॉब्लम भी थी तो वो अपनी नींद की दवाई लेने जाती है, लेकिन शी नोटिसेस कि वो खत्म हो चुकी है। और उस रात कोई पड़ोस में बाहर आवाज भी कर रहा था जिससे सैरा को नींद नहीं आ पाती। अब अगली सुबह जब वो अपनी स्लीपिंग पिल्स ऑर्डर कर रही होती है तभी वो देखती है कि किसी ने डोर के नीचे एक नोट पास करा हुआ था। वो उसको पढ़ती है और उसमें अपार्टमेंट्स के रूल्स वायलेशन की बात लिखी होती है और ये लिखा हुआ था कि वहां पर पेट्स अलाउड नहीं है। साथ ही साथ एक हैंड रिटन नोट भी होता है जिसके अंदर काफी अब्यूजिव वे में लिखा था कि कुछ लोगों को पेट से एलर्जी होती है। सैरा ये समझ जाती है कि इसका मतलब ये है कि किसी न किसी को पता चल गया है कि उसके पास में एक पेट कैट है। वो बाहर जाकर चेक करती है तो उसे डोर के बाहर कॉरिडोर में लेस्टर दिखाई देता है जो कि सैरा के बाहर आते ही वहां से चला जाता है। अब वो ये सोचती है कि शायद से ये सब लेस्टर नहीं किया होगा। फिर थोड़ी देर के बाद में वहां पर ब्रायन आता है और वो सैरा को डिनर के लिए अपने घर पर इन्वाइट करता है। सैरा रिलेक्टेंटली उस पर एग्री भी कर लेती है, लेकिन जब सैरा ऑफिस में होती है तो उसे उसका बॉस कुछ एक्स्ट्रा काम दे देता है जिससे उसका वर्कलोड बढ़ जाता है और वो ब्रायन के यहाँ पर डिनर के लिए जाना मिस कर देती है। अब सैरा अपनी एक कलीग लीसा के साथ में अपने ऑफिस का काम कंप्लीट करती है और फिर लीसा को लेकर अपने अपार्टमेंट भी आ जाती है। सैरा उसको बताती है कि जब से वो यहाँ पर शिफ्ट हुई है वो ठीक से सो ही नहीं पा रही। रात में हमेशा उसे कुछ न कुछ आवाजें आती रहती हैं और किसी को उसकी कैट के बारे में भी पता चल गया है। इस पर लीसा कहती है कि तुम्हारे पास अपार्टमेंट चेंज करने का ऑप्शन हमेशा अवेलेबल
अवेलेबल है, अगर तुम चाहो तो इसको चेंज कर सकती हो। लेकिन सैरा इस सजेशन के ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं देती। खैर कुछ ही देर के बाद में लीसा चली जाती है और सैरा फिर सोने की कोशिश करती है, लेकिन तभी उसको कुछ स्मेल आने लगती है। वो चेक करने जाती है तो देखती है कि उसका ओवन ऑन है और उसके अंदर कुछ रोस्ट हो रहा था। एंड गेस व्हाट, उसके अंदर कुछ और नहीं बल्कि उसी की बिल्ली मरी हुई पड़ी थी जो कि रोस्ट हो रही थी। यानी कि किसी ने सैरा की कैट को ओवन के अंदर पका दिया था और वहां पर उसके ऊपर वही पॉलिसी वायलेशन वाला नोटिस भी छोड़कर कोई गया था। यानी कि ये अपार्टमेंट जितना फ्रेंडली नेबरहुड दिखाई देता है ये उतना है नहीं। खैर सैरा को सबसे पहले लेस्टर के ऊपर ही शक जाता है और वो गुस्से में वहां से निकलने ही वाली होती है कि तभी उसे कोई पीछे से आकर कुछ इंजेक्ट कर देता है और वो बेहोश हो जाती है। जब सैरा की आंख खुलती है तो वो खुद को एक चेयर से बंधा हुआ पाती है और उस रूम में खुद ब्रायन भी रहता है। यानी कि हैंडसम लड़के ने उसके साथ ऐसा किया जिसने उसको बांध कर रखा हुआ था। सैरा किसी तरह से अपने हाथ के नॉट्स को खोलकर वहां से भागने की कोशिश करती है, लेकिन रूम के बाहर एक दूसरी नेबर एस्तर उसको पकड़ लेती है। अब एस्तर उसे वापस रूम के अंदर लेकर आती है और एक एक कर वहां सारे के सारे नेबर्स आ जाते हैं। इससे हमको ये पता चलता है कि वो सारे नेबर्स मिले हुए हैं, यानी कि ये एक तरीके का कल्ट है। एंड आई एम श्योर कि अब यहाँ पर आपको मूवी के अंदर इंटरेस्ट आ गया होगा। खैर फिर ब्रायन सैरा को एक और इंजेक्शन लगा देता है और वो वहीं पर बेहोश हो जाती है। अब अगले दिन सैरा की आंख खुलती है तो वो खुद को एक बंद रूम में पाती है जिसकी विंडोज को वुड से सील कर दिया गया था और बाहर जाने का कोई भी रास्ता नहीं था। सैरा की ड्रेस भी किसी ने चेंज कर दी थी, उसको प्रिजनर्स टाइप की ड्रेस पहना दी गई थी। ऐसा लग रहा था जैसे कि उसने कितना बड़ा क्राइम कर दिया हो, यानी कि कैट को रखना इतना बड़ा जुर्म है यहाँ पर। खैर फिर रूम के अंदर ब्रायन और जेरी आते हैं। वो लोग सैरा को पीछे घूमकर वॉल को फेस करने को कहते हैं, लेकिन वो मना कर देती है। फिर वो लोग लेस्टर को रूम में बुलाते हैं और दिखाते हैं कि उसका एक कान खराब हो गया और एक आंख भी नहीं है, क्योंकि उसने भी उनकी बात मानने से इनकार किया था शुरुआत में। तो सैरा बहुत डर जाती है और वॉल की तरफ घूम जाती है। फिर वो लोग सैरा को अपने दोनों हाथ दीवार पर फिक्स करने को बोलते हैं और वहां वॉल पे लगी हुई एक लाइट दिखाते हैं। वो लोग कहते हैं कि जब तक वो लाइट ऑफ नहीं होगी उसको वैसे ही खड़े रहना होगा। और चीट करना तो बहुत दूर की बात है, क्योंकि उन लोगों ने रूम के अंदर कैमरास लगा रखे हैं जिससे कि हमेशा वो उसको मॉनिटर करते रहेंगे। और कुछ दिन तक ये टॉर्चर चलता रहता है और फिर वहां पर एडी सैरा से मिलने आती है। सैरा उससे पूछती है कि ये सब हो क्या रहा है, इस पर एडी रिप्लाई करती है कि ऐसा यहाँ पर आए हुए हर न्यू कमर के साथ में होता है। और मुझको ये लगता है कि इन लोगों ने उससे जो एप्लीकेशन फॉर्म पर साइन करवाया होगा ना, वहां पर ये सारी टर्म्स एंड कंडीशंस पहले से ही होंगी। यानी कि वो पुलिस के पास भी अगर जाएगी तो वहां पर वो बिल्कुल सिक्योर्ड रहेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो अल्टीमेट साइन होगा वो सैरा को होगा और उसने सारी की सारी कंडीशंस मानी हुई हैं। खैर फिर सैरा थक कर गिर जाती है और यहाँ पर जेरी और ब्रायन वहां पर वापस आ जाते हैं। वो लोग सैरा को फिर से अपनी पोजीशन में खड़ा होने को बोलते हैं, लेकिन सैरा रोते हुए ये कहती है कि वो बहुत थक गई है और अब उसमें थोड़ी सी भी जान नहीं बची है। तो ब्रायन अपनी गन निकालता है और उसको डराते हुए फिर से खड़े होने के लिए कहता है और इस बार वो डर से उसकी बात मान लेती है। वो बहुत ही मुश्किल से खड़ी होती है और उसमें थोड़ी भी एनर्जी नहीं थी। ये देखकर ब्रायन ये कहता है कि मैं खड़ा होने में तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ। और फिर वो 2 आयरन नेल्स को लेकर आता है और उसके हाथों में गाड़ देता है। जी हाँ, यानी कि उसके हाथों को वहां पर वो परमानेंटली फिक्स कर देता है ताकि वो नीचे ही ना आ पाए। अब सैरा इतनी ज्यादा डर गई थी और इतने दर्द में थी कि उसकी हालत खराब होती जा रही थी। वो चीखती है, चिल्लाती है, रोने लगती है, लेकिन वहां पर कोई भी नहीं आता, यानी कि उसका वहां पर कोई भी नहीं था। अब इसके बाद में ब्रायन और जेरी वहां से चले जाते हैं और सैरा अकेले रूम में ही रहती है। अब उसे हेलुसिनेशंस होने लगते हैं और वो सोचती है कि उसके फादर यहाँ पर आए हैं और उसको बचा कर ले जाएंगे। सैरा की मेंटल स्टेट सीरियस होती जा रही थी और वो हेलुसिनेशन करते हुए ही अपने दोनों हाथों को खींचकर नेल से बाहर निकाल लेती है, जिस वजह से वो नेल्स उसके हाथ के पूरे आर पार हो जाते हैं। सैरा अपने हाथ को वॉल से अलग करते ही बेहोश हो जाती है और वहीं पर गिर जाती है। फिर जेरी और ब्रायन उसके रूम में आते हैं और वो लोग उसको कांग्रेचुलेट करते हैं, ये कहकर कि तुमने हमारा टेस्ट पास कर लिया है। अब सैरा को यहाँ पर कुछ भी समझ में नहीं आता और ना ही वो कुछ समझने के मेंटल स्टेट में थी। फिर अपार्टमेंट की लेडीज सैरा को लेकर जाती हैं और फिर उसकी मरहम पट्टी करती हैं। वहां पर सभी लोग सैरा को अपना हाथ दिखाते हैं, जिनके हाथ के ऊपर वही नेल के निशान थे, और ये भी बताते हैं कि यहाँ पर ये सबके साथ में हुआ है। फिर जेरी और ब्रायन सैरा को एक लास्ट इंटरव्यू के लिए बुलाते हैं, जिसमें वो लोग सैरा को लाई डिटेक्टर मशीन से कनेक्ट कर देते हैं। फिर जेरी सैरा को वही किताब द पावर ऑफ कम्युनिटी देता है जो कि स्टार्टिंग में लेस्टर ने उसको दी थी, यानी कि उसको ऑफर की थी। जेरी बताता है कि हमारे अपार्टमेंट में हम सभी लोग एक कम्युनिटी का पार्ट हैं और उसके प्रिंसिपल्स को ही फॉलो करते हैं। हमारी कम्युनिटी के बारे में इस किताब के अंदर लिखा हुआ है और हमारे जो प्रिंसिपल्स हैं वो इस प्रकार हैं: ओपननेस, सेल्फनेसनेस, एक्सेप्टेंस और सिक्योरिटी। अब सैरा नॉर्मली रेसिडेंट्स की तरह
अपार्टमेंट में रहने लगती है और जेरी उसे बाकी नेबर्स के बारे में बताता है और उनकी कम्युनिटी के प्रिंसिपल्स के बारे में समझाने लगता है। अब कुछ ही दिनों के बाद में फिर से जेरी और ब्रायन लाई डिटेक्शन वाले इंटरव्यू में उसको बुलाते हैं और उससे उसके फादर के बारे में पूछते हैं। अब यहाँ पर हमको ये पता चलता है कि सैरा अपने पेरेंट्स से अलग क्यों रहती है। सैरा बताती है कि वो अपने फादर को लाइक नहीं करती क्योंकि उन्होंने उसकी मदर को चीट किया था और वो भी तब जब वो बीमार थी। सैरा बोलती है कि उसकी मॉम एक कैंसर पेशेंट थी और वो जिस हॉस्पिटल में एडमिट थी और उसके फादर ने वहीं एक नर्स के साथ में अफेयर स्टार्ट कर दिया था और उसकी मदर को मरते टाइम भी ये पता नहीं चला, इसलिए ही वो अपने डैड के साथ में नहीं रहती है। फिर ब्रायन उससे पूछता है कि क्या तुम हमारी कम्युनिटी का पार्ट बनना चाहती हो, जिस पर सैरा रिफ्यूज करते हुए ये कहती है कि अभी उसे कुछ और टाइम चाहिए और वो लोगों को और जानना चाहती है और समझना चाहती है। फिर कुछ ही दिनों के अंदर सैरा कम्युनिटी के लोगों के साथ में मिक्सअप होने लगती है और उनके रोजमर्रा के काम करने लगती है, जैसे खाना बनाना, साफ सफाई करना, साथ में पार्टी वगैरह करना, और इन सब चीजों में वो काफी इन्वॉल्व होने लगी थी। अब कुछ ही दिनों के बाद में जेरी और ब्रायन फिर से सैरा का इंटरव्यू लेते हैं, जिसके अंदर वो उससे फिर से कम्युनिटी को ज्वाइन करने के लिए बोलते हैं, लेकिन वो फिर से थोड़ा सा और टाइम मांगती है। इस बार सैरा को एक दूसरे रूम में शिफ्ट कर दिया जाता है जिसके अंदर सीसीटीवी भी लगा हुआ था। और यहाँ पर हमको एक और शॉकिंग बात पता चलती है कि सारे रेसिडेंट्स के रूम के अंदर सीसीटीवी लगा हुआ है और सैरा को ये लगने लगता है कि शायद इसी वजह से किसी को उसके कैट के बारे में पता चल गया होगा। एक बार वो सिक्योरिटी रूम में ब्रायन के साथ में रहती है और वो उससे पूछती भी है कि ये सारे सीसीटीवी मॉनिटर कौन करता है, लेकिन ब्रायन इसका जवाब नहीं देता। फिर वो लोग मॉनिटर में ये देखते हैं कि एडी अपने रूम के अंदर कुछ अनयूजुअल बिहेवियर कर रही थी और स्ट्रगल कर रही थी, जैसे कि उसे मेडिकल हेल्प की जरूरत हो। तभी तुरंत ही सैरा उसकी हेल्प करने के लिए जाती है और एस्तर भी वहां पर आ जाती है क्योंकि वो एक डॉक्टर थी और वही यहाँ पर सभी की देखरेख किया करती थी। साथ ही साथ यहाँ पर ये सारे लोग बाहरी दुनिया में जाकर बिल्कुल नॉर्मल रहा करते थे, यानी कि कोई लॉयर था, कोई डॉक्टर था, इस तरह के अच्छी पोजीशंस पे थे। खैर फिर थोड़ी देर में अपार्टमेंट के सारे लोग वहां पर रूम के अंदर आ जाते हैं और एडी को गुड बाय कहने लगते हैं क्योंकि उसका आखिरी टाइम आ चुका था। फिर एक आदमी एडी के फेस को कवर करता है और एक पॉइजनस गैस देकर उसको मार डालता है, जो कि काफी अजीब तरीका था किसी को अपने दर्द से छुटकारा दिलाने का। सैरा ये सब देखकर परेशान तो हो जाती है, लेकिन वो कूल रहने की एक्टिंग करती है। इस हादसे के बाद में फिर से सैरा को इंटरव्यू के अंदर बुलाया जाता है और इस बार वो कम्युनिटी में एंटर होने के लिए, यानी कि शामिल होने के लिए हाँ कर देती है। फिर जेरी सैरा को सबसे मिलवाता है और न्यू कम्युनिटी मेंबर की अनाउंसमेंट कर देता है। फिर वो एक मार्क को हिट करता है और सैरा के कान के पीछे लगा देता है और उसको ब्रांड करता है। जेरी ये कहता है कि ये उनकी कम्युनिटी का लोगो है और ये सभी मेंबर्स को दिया गया है। फिर सैरा को एज अ कम्युनिटी मेंबर वेलकम करने के लिए पार्टी भी रखी जाती है और सभी लोग बहुत एंजॉय करते हैं। साधारण भाषा में कहूँ तो ये पूरा का पूरा कल्ट पगला गया है और देखा जाए तो ये लोग सभी का ब्रेन वॉश करते हैं, ये दिखाकर कि उनकी यही लाइफ बेस्ट लाइफ है और ये जो रूल्स हैं यही बेस्ट होते हैं। खैर पार्टी के अंदर जेरी सैरा को बताता है कि कुछ महीने पहले ही उन लोगों ने एक कम्युनिटी मेंबर को खो दिया था, जो कि लेस्टर की ही वाइफ थी। वो भी एक कैंसर पेशेंट थी और लेस्टर के साथ साथ उनकी कम्युनिटी ने भी उसको लूज किया है। तो अब इसी वजह से सैरा को लेस्टर के साथ में पेयर कर दिया जाएगा, जो कि एक और अजीब सा रूल है, यानी कि किसी की वाइफ मर गई तो किसी और को उसके साथ में पेयर कर दो। वाह। खैर फिर सैरा अपने रूम में होती है कि तभी जेरी वहां पर आता है और उसको बताता है कि उसके डैड यहाँ पर आए हैं उससे मिलने और उसे उनके साथ सारा रिलेशन खत्म करना होगा ताकि वो दोबारा यहाँ पर ना आ पाए। बेसिकली ये कल्ट बहुत ही वियर्ड है, जो कि बाहरी दुनिया से अपने लोगों से सबसे यहाँ पर रिश्ता खत्म करवाना चाहता है। इनका सिंपल सा मोटो है कि आपकी फैमिली सिर्फ हम हैं और कोई भी नहीं। फिर सैरा के डैड रूम में आ जाते हैं और सैरा उनको हक कर लेती है। वो इतने दिनों बाद अपने डैड को देखकर इमोशनल हो जाती है, लेकिन ये सब चीजें सीसीटीवी से ब्रायन और जेरी मॉनिटर कर रहे थे, इसलिए ये देखकर ब्रायन सैरा के रूम में आने लगता है, जिससे कि वो समझ जाती है कि उसके डैड की जान खतरे में है। इसलिए वो फिर से अपने डैड को वो सब बोलने लगती है जो कि उसने उसकी मदर के साथ में किया था और उनसे काफी फाइट करने लगती है और लास्टली उनको यहाँ से भगा देती है ताकि ये लोग उनका मर्डर ना कर दें। फिर कुछ दिनों के बाद में वापस अपार्टमेंट के साइन बोर्ड पर वैकेंसी का साइन लगा दिया जाता है, क्योंकि एडी की डेथ हो गई थी राइट, तो यहाँ पर एक और जगह खाली हो गई थी और बहुत लोग वापस फ्लैट लेने के लिए एप्लीकेशन भरते हैं। इस बार सैरा की फ्रेंड लीसा ने भी यहाँ पर आने के लिए एप्लीकेशन भरी थी एंड कोइंसिडेंटली ब्रायन और जेरी उसको ही चूज करते हैं। लेकिन सैरा जेरी को लीसा के बारे में वार्न करती है कि उसे मनाना इजी नहीं होगा क्योंकि वो बहुत ही बोल्ड टाइप की लड़की है। फिर भी लीसा को टेम्परेरी रूम दिया जाता है और उसके साथ भी सेम प्रोसेस होता है जो कि सैरा के साथ में हुआ था, लेकिन एज एक्सपेक्टेड लीसा टॉर्चर रूम में उनकी बात ही नहीं मानती और उल्टा ब्रायन पर अटैक करके उसके कान को काट लेती है। फिर जेरी सैरा को लीसा के पास
भेजता है कि वो उसकी दोस्त है, तो मे भी वो सारा की बात मान ले। सारा अंदर जाकर लीसा को मनाने की कोशिश करती है, लेकिन लीसा उसकी एक बात भी नहीं सुनती और कहती है कि उन लोगों ने तुम्हारा ब्रेन वॉश कर दिया है और तुमने अपने दिमाग से सोचना बंद कर दिया है। वो क्लियरली बोलती है कि मुझे ऐसी घटिया कम्युनिटी का पार्ट नहीं बनना, और इतना कहकर वो वहां से भागने लगती है, लेकिन जेरी उसे पकड़ लेता है और उसका हाथ बांध देता है। अब लीसा की बातों से सारा का दिमाग खुल गया था कि यहाँ पर सिर्फ उसका ही नहीं बल्कि सारे लोगों का ब्रेन वॉश किया गया है और सभी लोग जबरदस्ती एक ही प्रिंसिपल को फॉलो कर रहे हैं। तभी सारा का माइंड चेंज हो जाता है और वहां पर रखे हुए एक स्क्रू ड्राइवर से वो जेरी पर अटैक कर देती है और लीसा की हेल्प करके वहां से भागने लगती है। जेरी तभी लीसा को शूट कर मार डालता है और तुरंत सारा वहां पर रखे हुए हैमर को उठाती है और जेरी को हैमर से ही मार मार कर उसका खून कर देती है। फिर वो जेरी की बॉडी के पास से गन और अपार्टमेंट के मेन डोर की कीज को उठा लेती है और वो नोटिस करती है कि जेरी के कान के ऊपर भी वो कम्युनिटी की ब्रांडिंग लगी हुई थी और उसके पाम में भी नेल्स के मार्क हैं, जिसका मतलब सिंपल सा है कि जेरी ने ये सब स्टार्ट नहीं किया था, ये सब मे बी उसके भी बहुत पहले से चलता आ रहा है। फिर सारा वहां से भागने लगती है, लेकिन तब तक अपार्टमेंट का इमरजेंसी अलार्म बजने लगता है। सभी लोग बाहर आने लगते हैं और सारा को भागने से रोकते हैं, लेकिन सारा गन निकालकर सबको गन पॉइंट पर ले लेती है और उससे दूर रहने की धमकी देती है। ब्रायन सारा को कन्विंस करने की कोशिश करता है कि वो यहाँ से ना जाए, लेकिन सारा उसकी तरफ गन पॉइंट करते हुए उससे ये पूछती है कि ये कम्युनिटी आखिर स्टार्ट किसने करी थी। यहाँ पर ब्रायन उसको ये बताता है कि ये सब जेरी ने नहीं किया था, एक चार्ल्स नाम के आदमी ने किया था और उसी ने ही पावर ऑफ कम्युनिटी बुक को भी लिखा है और हम लोग उन्हीं के प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हैं और उन्होंने ही कम्युनिटी को स्टार्ट किया था। फिर सारा ये सुनते ही ब्रायन को शूट कर देती है और उसको मार के वहां से भागने लगती है। अब वो बाहर निकलने ही वाली होती है, लेकिन गेट के पास उसे कम्युनिटी का एक आदमी पकड़ लेता है। तभी लेस्टर भी आगे आकर सारा के हाथ से गन छीन लेता है, लेकिन वो उस कम्युनिटी वाले को ही शूट कर देता है और सारा की भागने में हेल्प करता है, क्योंकि शायद से कहीं ना कहीं वो भी यहाँ पर पक गया था। वो उस डोर को बंद कर देता है ताकि सारा का पीछा कोई भी ना कर पाए, और जब सारा वहां से बाहर निकलती है तो वो खुद को ही शूट कर लेता है, और ऐसा इसलिए क्योंकि वो जानता था कि उसका सेम हाल होने वाला है कम्युनिटी को धोखा देने के लिए। अब सारा यहाँ पर बाहर निकलकर ये सोचती है कि वो बच गई है और खुश होती है, लेकिन जब वो आजू बाजू के अपार्टमेंट्स को देखती है तो उनके बोर्ड्स पर वही सेम साइंस उसको देखने को मिलते हैं जो कि उसी कम्युनिटी के थे। वो समझ जाती है कि यहाँ पर एक बिल्डिंग या फिर एक अपार्टमेंट ऐसी नहीं है, बल्कि यहाँ पर ढेर सारे लोग हैं जो कि इस कम्युनिटी यानी कि कल्ट के मेंबर हैं। और तभी बाकी सारे अपार्टमेंट्स यानी कि बिल्डिंग्स के अंदर इमरजेंसी अलार्म्स बजने लगते हैं और सारा हंसते हुए वहां से भागने लगती है और बूम, इसी के साथ में ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी 1BR मूवी की कहानी। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पसंद आई होगी। 1BR यहाँ पर मतलब है 1 बेडरूम, और यहाँ पर सस्तेपन के चक्कर में सारा ने यहाँ पर बहुत कुछ झेला, अपनी बेस्ट फ्रेंड लीसा को भी उसने खो दिया। अब यहाँ पर इस मूवी का जो मतलब है ना वो काफी ज्यादा डीप है और यहाँ पर ढेर सारे इंटरप्रिटेशंस भी हो सकते हैं, तो आप अपने हिसाब से इसको इंटरप्रेट कर सकते हैं। खैर मुझे यहाँ पर ये लगता है कि एंड में जो सारा हंस रही थी, तो यहाँ पर इसके हंसने के पीछे 2 रीजन हो सकते हैं। पहला रीजन तो यह है कि उसको ये रियलाइज हो गया था कि यहाँ पर ऐसे ढेर सारे कल्ट हैं, यानी कि ऐसी ढेर सारी कम्युनिटी हैं, और उसको मार्क कर दिया गया है। उसने एप्लीकेशन फॉर्म भी भरा है जिससे कि वो कभी भी इनसे बचकर नहीं निकल सकती, तो शायद से इसलिए वो हंस रही होगी, यानी कि अपनी बदकिस्मती के ऊपर। और बात करी जाए दूसरी थ्योरी के बारे में, तो आपने एक चीज नोटिस करी होगी कि उसके भागने के बाद में आसपास सारे अपार्टमेंट और बिल्डिंग के अंदर अलार्म बजने लगे थे। तो माइट भी ऐसा हो सकता है कि उसको ऐसा रियलाइज हो गया होगा कि हर बिल्डिंग के अंदर कोई ना कोई वहां से भागने की कोशिश कर रहा है। अब मुझे यहाँ पर यह लगता है कि इस मूवी के अंदर एक्सट्रीम कम्युनिज्म को भी क्रिटिसाइज किया गया है, जैसे कि कार्ल मार्क्स की जो आइडियोलॉजी है वो बहुत ही ज्यादा अच्छी है और ह्यूमैनिटी के लिए उसके कम्युनिस्ट प्रिंसिपल्स बेस्ट हैं, लेकिन रियल लाइफ में कम्युनिस्ट स्टेट जैसे कि चाइना, कोरिया एटसेट्रा, इन सब जगहों पर कम्युनिज्म के नाम पर कुछ और ही एक्सट्रीम और इनह्यूमन चल रहा है। दूसरा, इस मूवी के डायरेक्टर के जरिए ये दिखाने की कोशिश करी गई है कि अगर अच्छे प्रिंसिपल्स को भी एक्सट्रीम होकर प्रेशर बनाकर इम्पोज कर दिया जाए तो वो भी बहुत खतरनाक हो सकते हैं। लाइक अब कम्युनिज्म के नाम पर किसी को मार नहीं सकते, जैसे कि इस मूवी के अंदर जो चार्ल्स नाम का आदमी था, यानी कि जो उसकी किताब थी, उनके प्रिंसिपल्स काफी बढ़िया थे, लेकिन उसका इस्तेमाल बहुत ही गलत तरीके से किया गया है, यानी कि सेल्फिश तरीके से, और ये भी किसी एक आदमी ने किया होगा, और ये पक्का वो होगा जिसको आधी अधूरी नॉलेज होगी इस किताब के बारे में। इसलिए कहते हैं कि हाफ नॉलेज हमेशा डेंजरस होती है, और इस मूवी के अंदर हम क्लियरली देख सकते हैं कि आप किसी चीज को अगर अच्छे से नहीं समझोगे तो वो बहुत ही खराब रिजल्ट देता है। मूवी के अंदर ये भी दिखाने की कोशिश करी गई है कि चेंज जो होता है ना वो हमेशा अच्छा होता है, यानी कि टाइम के साथ में चेंज होना बहुत जरूरी है। जैसे कि जब चार्ल्स ने द पावर ऑफ कम्युनिटी बुक लिखी होगी तो मे बी उस चीज की जरूरत उस वक्त रही होगी, लेकिन आज के टाइम के हिसाब से उसको चेंज कर
कर देना चाहिए, क्योंकि इस घर के अंदर और इस अपार्टमेंट के अंदर जो चीजें चल रही थी वो बहुत ही डिफरेंट थी, जिसकी वजह से ये पूरा का पूरा डिजास्टर खड़ा हुआ था। और मुझे तो यहाँ पर ये सोचकर भी अजीब लगता है कि इन घटिया से प्रिंसिपल्स को लेकर कितने लोगों को मारा गया होगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो और ये कॉन्सेप्ट और थ्योरीज वगैरह पसंद आई होंगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मैं आप सबको मिलता हूँ अगली वीडियो के साथ में, तब तक के लिए